हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेजर द गुड टाइम। आई होप आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा होगा, लास्ट सीरीज देखे होंगे जो हमने किया है एनवीएस टीजीटी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो एग्जाम हुआ था 18 सितंबर 2019 को टीजीटी टीचर्स के लिए। उसकी सीरीज हमने कर ली है, उसमें हमने 5 वीडियोस उस पे देखे। अ, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के क्लास से। 18 सितंबर, नॉट 18th, आई गेस सेम डेट पे हुई थी। आप ये चेक कर लो। सो 2019 में जो पीजीटी का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस आज देखेंगे। यही जो है वो लेटेस्ट एग्जाम है एनवीएस का। इसके पहले 2016 एंड उसके पहले 2014 में ये एग्जाम हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 2019 से। इसके बाद हम लोग 2016 पे जाएंगे एंड देन 2014। ठीक है, so let's begin the class. Let's have some good time at laser. So let me shorten myself. So that you get a clear view of the questions which are coming your way. So let's start the class. Let's start with the very first question. So the very first question goes as, the foremost of Indians who believed that India must assimilate Western knowledge for her own regeneration is. So यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे हर कौन है? यहाँ पे हर जो है वो इंडियाई है। ठीक है, तो कौन वेस्टर्न नॉलेज को असिमिलेट, उसको लेने की, उसको अपनाने की बात कर रहा है? इनमें से किसने ऐसी बात कही है? कौन ऐसा चाहता था? महात्मा गांधी, राजा राम मोहन रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर और जिद्दू कृष्णमूर्ति। एनी गेसेस गाइस? लेट मी चेंज द कलर। सो नाउ इट्स रेड। सो महात्मा गांधी का तो हमें पता है, वो सिर्फ आजादी को लेकर कंसर्न थे और उन्हें विदेशी कल्चर से इतना लगाव नहीं था। वो काइंड ऑफ उसके खिलाफ ही थे, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हमने फर्स्ट क्लास में ही डिस्कस किया था कि वो बहुत ज्यादा म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर में इन्वॉल्व थे। ठीक है, नेक्स्ट जिद्दू कृष्णमूर्ति, ये कौन थे? इन्होंने क्या किया? इनका जो फोकस था वो बेसिकली, क्या मैं ठीक से दिख पा रही हूँ? इनका जो फोकस था वो बेसिकली माइंड, मेडिटेशन, साइकी, स्पिरिट, साइकोलॉजी, होलिस्टिक इंक्वायरी को लेकर था। तो ये ज्यादातर इन चीजों के बारे में बातें करते थे, है ना। और जो राजा राम मोहन राय थे वो बहुत ही मतलब समाज सुधारक, सोशल रिफॉर्मर कह सकते हैं। उन्होंने चाइल्ड मैरिज एंड सती के खिलाफ आवाज उठाई थी, बहुत काम किया था। और उन्होंने ही ये बात कही थी कि इंडिया मस्ट असिमिलेट वेस्टर्न नॉलेज फॉर हर ओन रीजनरेशन। उनको फादर ऑफ बंगाल रेनेसा भी हम कहते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है उनके बारे में। तो हमारा आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय। सो यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, मैं थोड़ा लगा देती हूँ। लेट मी चेंज द इंक। सो ये था क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन 1, option second, option third and fourth. So the right answer will be option 2, that is राजा राम मोहन राय। बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर है, तो आपको इनके बारे में जान के रखना है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करा दिया क्योंकि इसमें फिर से आर.एन. टैगोर और राजा राम मोहन रॉय और महात्मा गांधी आ गए हैं, जो जो बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर्स है। तो आपको इनके बारे में अच्छे से डीपली देख लेना है। ठीक है, सो ब्रह्मो समाज के ये क्या थे? एक फाउंडर थे, वन ऑफ द फाउंडर्स थे। ठीक है, सो सती और चाइल्ड मैरिज के खिलाफ इन्होंने काम किया और इनको कहा जाता है फादर ऑफ बंगाल रेनेसा। ठीक है, ब्रह्मो समाज क्या था? एक रिलीजियस मूवमेंट था इंडिया में। चलो नेक्स्ट आते हैं।
इनके बारे में हमने बात कर लिया कि वो बहुत ही नेचर वगैरह साइकोलॉजी और मेडिटेशन को के ऊपर उनका काफी फोकस था. So moving on to the next question, we have children who cannot relate to the content or task required of them in a formal structure are likely to feel incompetent, omitted, ignored और left out. क्या कहा जा रहा है कि बच्चे जो मतलब अपना टास्क नहीं कर पाते हैं फॉर्मल स्ट्रक्चर में, तो वो कैसा फील करेंगे. तो ये एक्चुअली वोकैब बेस्ड है. इनकम्पिटेंट, ओमिटेड, इग्नोर्ड और लेफ्ट आउट. अगर आपको इन सब का मीनिंग पता है तो आप कर लोगे. मैं थोड़ी सी बड़ी हो जाती हूँ. लेट मी एम्पलीफाई माई सेल्फ. अभी ठीक है. तो ओमिटेड, ओमिशन का यूज हम कब करते हैं. ओमिशन ये ज्यादातर हम राइटिंग के लिए बोलते हैं ना. समथिंग इज ओमिटेड, कुछ मिटा हुआ है, कुछ गायब है ना. तो इसके लिए हम लोग ओमिशन का यूज करते हैं. सो ओमिशन आई डोंट थिंक इज अ राइट वर्ड. देन इग्नोर्ड, इग्नोर्ड तो आपको पता है ना, इग्नोर्ड फील करिएगा वो अगर वो टास्क नहीं कर पा रहा, बाकी बच्चों ने कर लिया और एक बच्चे ने नहीं किया, तो वो कैसा फील करेगा. इग्नोर्ड, ओमिटेड, लेफ्ट आउट एंड इनकम्पिटेंट. एंड व्हाट इज लेफ्ट आउट. ये लेफ्ट आउट का मतलब क्या है. ये क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है. आजकल एक सोशल मीडिया पे एक बहुत ही स्लैंग चल रहा है, मतलब बहुत ही पॉपुलर, लाइक फोमो. FOMO, फोमो. ये क्या है, फियर ऑफ मिसिंग आउट. ये मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपके सारे दोस्त पार्टी कर रहे हैं और आपको नहीं बुलाया किसी ने, तो आप कैसा फील करते हो. इग्नोर्ड, लेफ्ट आउट. सो वही है ये फोमो. ठीक है. तो ये जो लेफ्ट आउट और इग्नोर्ड है ये तो सेम ही हो गया. अगेन यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क नहीं है. लेट मी पुट दैट फर्स्ट. सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड 4. ठीक है. तो फोमो और इग्नोर ये तो दोनों सेम ही चीजें हैं. तो दो अगर सिनोनिम्स है तो वो नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमें तो एक ही चाहिए. तो इग्नोर्ड हट गया. मेरे पास इंक नहीं है. लेट मी टेक इट फर्स्ट. है ना. तो इग्नोर्ड और लेफ्ट आउट क्योंकि सिनोनिम्स हैं तो दो आंसर हो नहीं सकते हैं. तो इग्नोर्ड चला गया और लेफ्ट आउट चला गया. फोमो चला गया हमारा. आई एम फीलिंग लेफ्ट आउट बिकॉज आई एम नॉट इनवाइटेड फॉर द पार्टी. ठीक है. इस तरीके से. ओमिटेड हमने डिस्कस कर लिया पहले ही कि ये नहीं होगा. ठीक है. तो बच्चा कैसा फील करेगा. इनकम्पिटेंट मतलब मैं compete नहीं कर पा रहा हूँ. आई एम नॉट एबल टू compete विद द अदर स्टूडेंट्स. ठीक है. मैं बाकी स्टूडेंट्स से बच्चों के साथ compete नहीं कर पा रहा हूँ. वो कर ले रहे, मैं नहीं कर पा रहा. ठीक है. तो हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1, दैट इज इनकम्पिटेंट. Now coming to next, we have Dash was the Greek god in Greek mythology known for music and poetry. Greek mythology और Greek gods. ये Greek gods क्या है. So Greek gods हिंदू gods या बाकी gods से different कैसे हैं. First of all, तो Greek gods के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जैसे कि जो हमारे हिंदू gods हैं तो वो कहाँ रहते हैं, हेवन में रहते हैं और वो दिखते नहीं है, इनविजिबल है ना. पहले के जमाने में होता था महाभारत और रामायण के टाइम पे कि कभी कभी किसी को दिखते थे और वरदान वगैरह मिलती थी. अभी तो हम लोगों को तो नहीं दिखते हैं. ठीक है. और वो एक तो वो हेवन में रहते थे, दूसरा इनविजिबल होते थे. ग्रीक गॉड्स का क्या है कि ये धरती पे रहते हैं और हमारे बीच में होते हैं, विजिबल होते हैं. ठीक है. तो किस ग्रीक गॉड को म्यूजिक और पोइट्री का गॉड कहा जाता है. जैसे हमारे हिंदू मिथोलॉजी में भी है, सरस्वती माँ विद्या के लिए है ना. लक्ष्मी जी का अलग ही है, दुर्गा माँ का अलग ही है. उसी तरीके से बहुत सारे ग्रीक गॉड्स हैं. तो म्यूजिक के लिए हम किसको जानेंगे.
सो ये सारे ग्रीक गॉड्स हैं। आर्टेमिस तो है, अपोलो भी है, म्यूजिस भी है, नेपट्यून जो है वो रोमन गॉड है, ये ग्रीक गॉड है ही नहीं, ठीक है। इसके बदले में इसका जो काउंटर पार्ट है वो जो ग्रीक में है वो है पोसाइडन, ठीक है, जिनको गॉड ऑफ सी कहते हैं। तो नेपट्यून और पोसाइडन दोनों क्या है, गॉड ऑफ सी है, लेकिन पोसाइडन ग्रीक गॉड है और नेपट्यून रोमन गॉड है, ठीक है। क्योंकि नेपट्यून रोमन गॉड है और यहाँ पे ग्रीक गॉड्स की बात हो रही है, तो ये तो हट गए, ठीक है। अभी आते हैं आर्टेमिस एंड म्यूजिस। आर्टेमिस जो थी वो ज्यूस की सिस्टर थी, अपोलो की ट्विन सिस्टर थी और ज्यूस की डॉटर थी, और वो हंटिंग, फॉरेस्ट प्रोटेक्टर, हंटर, ऐसे ऐसे नामों से वो जानी जाती हैं। वो हमेशा नील लेंथ ड्रेस पहनती थी, उनके पास वो बो होता था और क्विवर होता था, और डियर जो है उन हमेशा उनके साथ होता था, ठीक है। तो ये सारे उनके बारे में क्लूज हैं। तो आर्टेमिस जो थी वो म्यूजिक और पोइट्री के लिए नहीं थी, ठीक है। म्यूजिस जो थी वो लिटरेचर, साइंस, ये सब चीजों के लिए थी, ठीक है। तो बच गए क्या, अपोलो। जब भी म्यूजिक की बात आएगी हमेशा आप अपोलो को ही टिक करोगे, ठीक है। ये क्या थे, आर्टेमिस के ट्विन ब्रदर थे जिनको म्यूजिक के लिए जाना जाता है, और इनको मैनली ब्यूटी के लिए भी जाना जाता है, पुरुषों की खूबसूरती के लिए भी इनको जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये आपको अपोलो के बारे में तो आपको एटलीस्ट पता होना ही चाहिए अगर आप ग्रीक गॉड्स को पढ़ रहे हो तो, ठीक है। तो आंसर हमारा हो गया अपोलो। सो ये किसके बारे में है, आर्टेमिस के बारे में। So, virgin goddess of the hunt, wilderness, animals, and the moon and the young girls. Both she and Apollo are archery gods. She is the daughter of Zeus and Leto and twin sister of Apollo. In art, she is often depicted as a young woman dressed in a short knee-length chiton and equipped with a silver hunting bow and a quiver of arrows. Her attributes include hunting knives and spears, animal pelts, deer, and other wild animals. Her sacred animal is a deer. Her Roman counterpart is Diana. रोमन गॉड जो है, रोमन गॉड में कौन इनकी काउंटर पार्ट है, तो वो गॉडेस डायना है, ठीक है। गॉड ऑफ म्यूजिक, सबसे पहले आएगा म्यूजिक जब भी अपोलो की बात होगी। आर्ट्स, नॉलेज, हीलिंग, plague, prophecy, poetry, manly beauty, and archery. He is the son of Zeus and Leto and the twin brother of Artemis. Both Apollo and Artemis use a bow and arrow. Apollo is depicted as young, beardless, handsome, and athlete. In myth, he can be cruel and destructive, and his love affairs are rarely happy. He is often accompanied by the Muses. His most famous temple is in Delphi, where he established his oracular shrine. His signs and symbols include the laurel wreath, bow and arrow, and lyre. His sacred animals include roe deer, swans, and pythons. So, काफी हमने इनके बारे में जान लिया. Some late Roman and Greek poetry and mythography identifies him as a sun god equivalent to Roman Sol and Greek Helios. ठीक है, तो ये सारे जो इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन डिटेल से ये सब आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट पे आ जाओ. नेपच्यून के बारे में डिस्कस कर लिया, रोमन गॉड ऑफ वाटर एंड सी, काउंटर पार्ट ऑफ पोसेइडियन. Next we are having Muses are the inspirational goddess of literature, science and the arts. They were considered the source of the knowledge embodied in the poetry, lyric songs and myths that were related orally for centuries in ancient Greek culture. Fine. So next question we are having, Dash is an Indian poet and short story writer in the English language
who is also a former IPS officer and was awarded the Sahitya Academy Award in 1984. ठीक है, वो क्या होने चाहिए, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर भी होना चाहिए और उनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला होना चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल किन में से इनमें से किन किन को कौन कौन जो थे वो आईपीएस ऑफिसर थे। ठीक है, तो ये दोनों तो आईपीएस ऑफिसर थे, फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तो थे ही नहीं। ठीक है, तो इनमें से जो के एन दारूवाला थे वो आईपीएस ऑफिसर भी थे और उनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा के एन दारूवाला। ये आपको जो बुलेट्स वाला क्वेश्चन है ये आपको याद करके रखना है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बुलेट्स आपको याद करके रखना है। So, K.N. Daruwala is an Indian poet and short story writer in English. He is also a former Indian Police Service officer. He was awarded the Sahitya Academy Award in 1984 for his poetry collection, The Keeper of the Dead. इसी के लिए उनको मिला था। Next, Upamanyu Chatterjee is an author and a retired civil servant. His works include this and इनको साहित्य अकादमी अवार्ड नहीं मिला है। ठीक है, थर्ड पे आ जाओ, Bhabani Bhattacharya was an Indian writer of Bengali origin who wrote social realist fiction. ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें इनके बारे में नहीं है, ना तो ये आईपीएस ऑफिसर थे और ना तो इनको अवार्ड मिली थी। Ashwin Sanghi is an Indian writer and author of 3 novels. He wrote his first novel in 2006. ठीक है, जब इन्होंने पहली नॉवल ही 2006 में लिखी तो इतना पहले उनको अवार्ड कैसे मिल सकता था, तो ये तो बिल्कुल नहीं होने थे। सो नेक्स्ट पे आते हैं। Hamlet by Shakespeare is set in which of the following countries? Very easy, मतलब इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है। अगेन शेक्सपियर, अगर आपको शेक्सपियर से क्वेश्चन मिल रहे हैं तो इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि शेक्सपियर के बारे में मतलब सब कुछ थोड़ा बहुत तो एक आइडिया सबको होता है, तो इससे अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो पेपर आपके लिए काफी आसान हो गया। तो ये सब काफी लोगों को पता होगा कि इसका आंसर क्या है, डेनमार्क है। मैंने पहले भी डिस्कस किया कि शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज है उस पर बहुत सारी मूवीज बनी है, बॉलीवुड भी और हॉलीवुड भी। ठीक है, इनका अडेप्टेशन हुआ है। सो हैमलेट का मैंने बताया था कि इस पे हैदर मूवी बनी हुई है और शायद एकलव्य भी है जिसमें सैफ अली खान है और अमिताभ बच्चन है। सो इसमें कौन से एक्टर थे, शाहिद कपूर थे, तब्बू थी और पंकज कपूर थे या फिर इरफान खान थे, मुझे कुछ इतना याद नहीं आ रहा, आप देख लेना। तो या तो आप मूवी देख लो और या फिर आप हैमलेट का प्लॉट पढ़ लो, समरी पढ़ लो इंटरनेट पे जाके। ठीक है, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है इसके लिए। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, द आंसर इज डेनमार्क। Quartos and folios are terms associated with। अब ये क्वार्टोज एंड फोलियोज क्या होते हैं, इसके लिए थोड़ा सा हिस्टोरिकल नॉलेज लेते हैं, थोड़ा सा मैं खुद को एम्पलीफाई कर लेती हूँ। क्या होता था पहले जब प्लेस परफॉर्म होते थे स्टेज पे, प्ले हाउसेस में, तो जो प्ले राइट होते थे वो नहीं चाहते थे कि उनका जो स्क्रिप्ट है प्ले का वो किसी और राइवल प्ले राइट को या किसी व्यूअर के हाथ लगे। ठीक है, तो वो लोग उसका कोई भी कॉपी नहीं रखना चाहते थे, तो जो भी प्ले देखने गया उसी टाइम उसने कुछ लिख लिया या किसी को कुछ याद है इधर उधर से कहीं से स्टोरी मिल गई तो वो नोट कर लिया, उसकी एक समरी बनाई और उसी को इधर उधर से पब्लिश कराए जाते थे, तो वो इतना सही नहीं होता था। तो बाद में किसी एक्टिंग कंपनी ने ही सोचा कि इनको पब्लिश करवाते हैं, तो जो शेक्सपियर के प्लेज हैं वो क्वार्टोज और फोलियोज में पब्लिश होते थे। ठीक है, तो क्वार्टोज और फोलियोज थे क्या, वो ये पब्लिशिंग फॉर्मेट्स थे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जब दोनों ही पब्लिशिंग फॉर्मेट है तो फिर दोनों का डिफरेंस क्या है, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो साइज का था। क्वार्टोज का जो साइज था वो थोड़ा स्मॉल था, जबकि फोलियो था
उससे बड़ा पेज होता था, ठीक है। शायद इसी फोलियो से आया है पोर्टफोलियो, क्योंकि फोलियो का मतलब पेज होता है, तो हो सकता है, मुझे ऐसा आइडिया लग रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन, इससे रिलेटेड था क्वार्टोज एंड फोलियोज। फाइन। ये देखो, देयर वर टू पब्लिशिंग फॉर्मेट्स फॉर शेक्सपियर्स वर्क्स, क्वार्टो एंड फोलियो। द डिफरेंस बिटवीन देम वाज साइज। अ क्वार्टो पेज वाज अबाउट 9.5 inches wide and 12 inches high. A folio page was much larger, 12 inches wide and 19 inches high. ठीक है, तो ये था। नाउ अब ये क्वेश्चन आ गया है ग्रामर से। डैश वन लेग्ड मैन वॉज द सेंट्रल कैरेक्टर इन द हॉरर मूवी। सो ऑप्शन में हमको दिख रहा है ए एंड द, मतलब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ए एंड द से पूछा गया है। मतलब ए एंड द क्या होते हैं, सो ए एंड द क्या है, आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के बारे में पहले तो एक बेसिक चीज ये जानो कि ये सिर्फ नाउन को पहचानते हैं और सिर्फ नाउन के पहले आते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीज है। थोड़ी सी मैं छोटी हो जाती हूँ। काफी छोटी हो गई मैं। सो अभी आते हैं क्वेश्चन पे। वन लेग्ड, अब पहले पहले तो ए और एन का डिफरेंस समझते हैं। कौन कौन से आर्टिकल हैं, तीन होते हैं, ए, एन और द, ठीक है। पहले ए एन पे आते हैं, कब लगाएंगे ए, कब लगाएंगे एन, ठीक है। तो इंग्लिश के कितने लेटर्स हैं, 26, ए टू जेड, ठीक है। 26 लेटर्स हैं, उन्हें 5 क्या है, वोवेल, ए ई आई ओ यू, एंड बाकी के 21 क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है। अब थोड़ा सा हिंदी पे आ जाओ। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं, अ आ ई ये सारे, और व्यंजन क्या होता है, क ख ग घ, ठीक है। तो हिंदी में जब उच्चारण करेंगे पहले लेटर को, ठीक है, प्रोनाउंस करेंगे, तो अगर वो हिंदी का स्वर वाला आया, मतलब अ आ ई ये सब कुछ आया, तो क्या लगा देंगे हम, एन। और क ख ग घ इस तरह का आया तो क्या लगा देंगे हम, अ, ठीक है। तो हम इसके लिए करेंगे क्या, जो पहला वर्ड है उसको हम हिंदी में लिख कर लिखेंगे। तो वन, वन को हिंदी में कैसे लिखेंगे, वन, है ना। शुरू में क्या आया, वो क्या है, व्यंजन है, मतलब किस कैटेगरी में आएगा, क ख ग वाले टीम में ही आएगा, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, इसके साथ एन कब जाता है, जब अ आ ई का टीम में जाएगा एन, क ख ग का टीम में जाएगा ए, ठीक है। इसलिए एन हो गया कैंसल और ए होना चाहिए। लेकिन अभी हमको दो और दैट का भी समझना है। अब दो और दैट कब लगाते हैं, जब किसी खास की बात करनी होगी, ठीक है। जब किसी खास की बात करनी होगी तो हम दो लगाते हैं। जैसे कि वही वाला लैपटॉप, दो लैपटॉप, या वही वाला लैपटॉप, दैट लैपटॉप, ठीक है। तो किसी खास की बात करेंगे तो दो लगाएंगे, और लैपटॉप मतलब एक लैपटॉप, कोई भी लैपटॉप, ठीक है, इस तरीके से। थोड़ा मैं इरेज कर दूं। तो ऐसे याद रखो, आम, जब आम की बात करेंगे तो लगाएंगे एन, सॉरी, ओ या एन कुछ भी। जब खास की बात करेंगे तो लगाएंगे दो, ठीक है। इसमें भी ओ आया और यहाँ भी आ है, ठीक है। ओ आ रहा तो याद रखो, जब आ आता है तो एन लगाते हैं, खास की बात करते हैं तो दो। आई गेस क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हुआ तो प्लीज कमेंट करो या फिर वीडियो को 3-4 बार बैक करके देख लो, ठीक है। तो डैश वन लेग्ड मैन वॉज द सेंट्रल कैरेक्टर इन द हॉरर मूवी। तो वही वन लेग्ड मैन था
सेंट्रल कैरेक्टर मूवी का, ऐसा बोल रहे हैं कि एक एक पैर वाला आदमी सेंट्रल कैरेक्टर था मूवी का, क्या बोल रहे हैं? एक तो हमने द पहले ही कैंसिल कर दिया, ठीक है, और द और दैट दोनों ही खास के लिए यूज करते हैं, ठीक है, तो फिर दोनों ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको ऑप्शन तो एक ही डालना है और दोनों का ही मतलब होता है खास, तो फिर दोनों ही चला गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? अ A one-legged man was the central character in the horror movie. I guess आपको क्लियर हो गई ये चीजें, नहीं हुई है तो प्लीज लिखो या फिर बैक करके देखो. So come to the next question. Choose the correct active voice for the sentence given below. तो ये क्वेश्चन आपको मिल गया है वॉइस से और आपको आसान कर दिया गया है ये बताकर कि ये जो है आपको इसका एक्टिव बताना है, इसका मतलब ये किस में है? पैसिव में है, ठीक है. सो पैसिव से एक्टिव करना थोड़ा मुश्किल है, क्यों? क्योंकि आपको टेंस का अच्छे से पता होना चाहिए. सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये किस टेंस में है, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको मिल गया है विल, जो बता रहा है फ्यूचर. अब फ्यूचर में 4 होते हैं, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. लेकिन फ्यूचर में 2 का ही बनता है पैसिव. किसका? फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट. जहां जहां कॉन्टिन्यूस आते हैं उसका नहीं बनता है पैसिव, जैसे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इन दोनों का पैसिव नहीं बनता है, ठीक है. तो अभी आ जाते हैं कि ये कौन सा है. एक तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं. यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा वो बन जाएगा सब्जेक्ट एक्टिव में, है ना, दोनों में ऐसे ही होगा. अगर सेंटेंस पैसिव में है तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, अगर सेंटेंस एक्टिव में है तो भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उल्टा हो जाते हैं. फाइन, ये हमको पता है. सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. जब भी ये एक्टिव में जाए या पैसिव में, ये दोनों क्रॉस हो जाते हैं. ये ऑब्जेक्ट बनता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनता है ऑब्जेक्ट. ये बेसिक हमको पता है. अभी थोड़ा मैं इसको इरेज कर दूं क्योंकि रायता फैल चुका है. फाइन, तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी. बाय के बाद जो आता है वो क्या होता है? एजेंट या ऑब्जेक्ट, जो कि बन जाता है सब्जेक्ट, ठीक है. तो स्टार्ट होगा सेंटेंस किससे? अब जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा. ये था हमारा सब्जेक्ट, द से शुरू हुआ, यहाँ तक हमारा ऑब्जेक्ट. अब यही वाला ऑब्जेक्ट बनना चाहिए सब्जेक्ट. तो पूरा सब्जेक्ट क्या है? द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी. फर्स्ट वाले में द नहीं है इसलिए फर्स्ट वाला हट गया, ठीक है. बाकी 3 में द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी है, लेकिन दूसरे वाले में वुड आ गया. वुड क्यों लगाएंगे हम? ऐसा हम चेंज कभी नहीं करते हैं. ऐसा चेंज कहाँ होता है? नरेशन में होता है, ठीक है. तो ये भी चला गया. उसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन बच गया. यहाँ पे तो सब्जेक्ट सही है, द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, यहाँ भी सही है द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी. अब गिविंग यहाँ पे आया है आईएनजी फॉर्म, यहाँ पे तो कहीं भी कुछ आईएनजी फॉर्म नहीं है, तो फोर्थ वाला भी चला गया, ठीक. तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला. द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी विल गिव अ कूपन टू इनवाइटीज. किसमें है ये? किसमें था ये? फ्यूचर सिंपल में, ठीक है. फ्यूचर सिंपल में. फ्यूचर सिंपल में क्या होता है? फ्यूचर विल प्लस V1. तो गिव क्या है? V1 है और विल तो यहाँ है ही. इस और इसका पैसिव में क्या हो जाता है? विल बी प्लस जो भी वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म, जैसे यहाँ गिव का गिवन हो गया, ठीक है. थोड़ा इसके लिए वॉइस का आइडिया होना चाहिए टेंस का. अगर नहीं है, आप चाहते हो आपको इसके वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है. आई गेस आपको चीजें क्लियर हुई. तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. Beauty is truth, truth beauty are the famous poetic lines by John Keats in his poem. फर्स्ट ऑफ ऑल जॉन कीट्स कहाँ से थे? रोमांटिक पीरियड से थे. रोमांटिक पीरियड.
ठीक है, इन्होंने बहुत सारे ओड्स लिखे हुए हैं। ओड टू ग्रेशियन ऑन, ओड टू ऑटम, टू डायना भी ओड है, ओड टू अपोलो, ओड टू इंडोलेंस, ओड टू मेलंकली, ओड टू साइकी, बहुत सारे हैं। ठीक है। तो अब पूछा गया है कि ये जो लाइन है, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी आर द फेमस पोएटिक लाइन्स इन हिज पोएम, ये किससे लिया गया है? ओड टू द ग्रेशियन ऑन, ओड टू द ऑटम, ओड टू डायना और ओड टू अपोलो, किसके लिए है ये? ग्रेशियन ऑन पे हमने देखा कि जो टीजीटी वाला पेपर था उसमें भी क्वेश्चन था, है ना, और इसमें भी क्वेश्चन है। तो फिर मुझे लगता है इस साल जो पेपर आने वाला है उसमें शायद ग्रेशियन ऑन से क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, लेकिन स्टिल आपको इसका बहुत पता होना चाहिए क्योंकि ये काफी पॉपुलर, जो भी पॉपुलर प्रोमिनेंट चीजें हैं उसको आप अच्छे से देख कर जाओगे। ठीक है। ग्रेशियन का मतलब क्या होता है? लाइक रिलेटेड टू ग्रीक, और जो ग्रीक से हो, ग्रीस मिस्र से जो हो। और ऑन का मतलब क्या होता है? कलश। ठीक है। तो ये जो लाइन है, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, ये ओड टू ग्रेशियन ऑन से ही लिया गया है। आपको थोड़ा थोड़ा सबका आइडिया होना चाहिए, सबका प्लॉट स्टोरी जो भी है, पोम या नॉवेल या प्ले, सबका थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो यंग पोएट है, यंग मैन है, वो एक ऑन को देखता है और उसकी बहुत तारीफ करता है, उसमें एकदम ही खो जाता है वो। ठीक है। तो ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, ये जो लास्ट में बोला गया है उस जॉन कीट्स की लिखी हुई है पोएम है, ये एक ओड है। ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ओड टू, सॉरी, ओड ऑन अ ग्रेशियन ऑन। सो ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू साइकी, बहुत सारे ओड्स लिखे हैं। और टू डायना जो है, वो जो ओड है वो एक नप्शियल ओड है। नप्शियल मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू वेडिंग, मैरिज। किसके शादी के बारे में है? गॉडेस मून और एंडीमियन की शादी के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेडिवल पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर इज फ्रॉम द, देखो कितने आसान आसान प्रोमिनेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको सोनेट पूछा गया, आपको जॉन कीट्स का ओड से क्वेश्चन पूछा गया, आपको मेडिवल पीरियड पूछा जा रहा है। अब इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता ना, आपको पीजीटी का पेपर है और इतने आसान आसान बेसिक क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, तो आपको पीरियड्स का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, है ना। शुरुआत कहाँ से हुई है इंग्लिश लिटरेचर की? एंग्लो सैक्सन पीरियड से। उसके बाद आया मिडिल इंग्लिश पीरियड, फिर द रेनेसा, फिर न्यू क्लासिकल, रोमांटिक, विक्टोरियन, एडवर्डियन, जॉर्जियन, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न। ठीक है। तो आप ये थोड़ा देख लोगे अच्छे से। और डेट्स का क्या है, थोड़ा बहुत अलग अलग, कहीं ना कहीं हर जगह थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लिखा हुआ है। कहीं आपको मिलेगा मेडिवल पीरियड 12th सेंचुरी तक है, कहीं है कि 6th सेंचुरी तक है। ठीक है। तो आप सेफ साइड में, जब आपको 10th मिल रहा है तो 10th वाला तो बिल्कुल नहीं है, एटलीस्ट 12th तक तो हर जगह लिखा हुआ है, तो एक तो आप 15 लेकर चलोगे। ठीक है। और मेडिवल पीरियड में ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश दोनों ही पीरियड आ जाते हैं, तो हम इसको लेंगे 5th to 15th सेंचुरी। आप सेफ साइड में 5th सेंचुरी से पकड़ लोगे और 15th सेंचुरी तक जाओगे। ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4th वन। नेक्स्ट पे आते हैं, मैं थोड़ा सा हट जाती हूँ। Thou still unravished bride of quietness, thou foster child of silence and slow time, sylvan historian who canst thus express a flowery tale more sweetly than a rhyme। एक तो दाऊ का मतलब क्या होता है? दाऊ का मतलब यू, मैंने पहले वाली क्लास में ही बताया था, यू। अनराविस्ट, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है, इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पे ई होना चाहिए, है ना, हम ऐसे करके लिखते हैं। अनराविस्ट ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, फॉस्टर चाइल्ड मतलब जिसको सिर्फ पाला गया हो, उसको खुद बायोलॉजिकल चाइल्ड ना हो, है ना, जिसको सिर्फ पाला पोसा गया हो। ठीक है, ये होता है। सो यू स्टिल अनराविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, क्वाइटनेस की ब्राइड हो, क्वाइटनेस की दुल्हन हो, तुम क्वाइटनेस की दुल्हन हो। ये किसको बोला गया है? ये कौन बोल रहा है?
ठीक है। सो दीज फेमस लाइन्स आर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पोम्स बाय जॉन कीट्स। तो जॉन कीट्स की जो पोम्स यहाँ पे दी गई है आपको, ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू साइकी, इसाबेला और ओड ऑन अ ग्रेशन ऑन। ठीक है, तो ये लाइंस किसकी है, कोई आइडिया है आपका? सिल्वन हिस्टोरियन मतलब हिस्टोरियन बोल रहे हो, स्टोरी टेलर हु कांट दस एक्सप्रेस अ फ्लावरी टेल मोर स्वीटली देन अ राइम। मतलब जो जिसको बोला जा रहा है उसको बोला जा रहा है कि तुम क्या हो, क्वाइटनेस की दुल्हन हो, तुम साइलेंस और स्लो टाइम की फॉस्टर चाइल्ड हो, तुम स्टोरी टेलर है, जो तुम स्टोरी बता रही हो वो कैसा है, फ्लावरी टेल है। अब फ्लावरी से यहाँ क्या मतलब हो सकता है? फ्लावरी का यूज यहाँ पे एक पन की तरह यूज किया गया होगा, जहाँ पे इसका दो मीनिंग आते हैं। तो फ्लावर, फ्लावर क्या है, बहुत ही मतलब खूबसूरत है, उस पे जो क्या होता है, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, क्या कहते हैं उसको, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। ठीक है, और फ्लावर्स में क्या होता है, उसके बहुत सारे जो पंखुड़ियां हैं, पेटल्स हैं, वो बहुत सारे लेयर्स हैं। मतलब जो स्टोरी है वो बहुत ही हिडन है, बहुत उसके लेयर्स हैं। तो कुछ इस तरह से है, मतलब तुम बहुत ही मिस्टीरियस हो। ये कहा जा रहा है, ये किसको बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है ग्रेशियन अर्न को। अगेन ये क्वेश्चन आया है ग्रेशियन अर्न से, जो एक यंग मैन है, वो एक पोइट है, जो ग्रेशियन अर्न है, जो कलश है, उसको देखकर वो इतना उससे ऑ इंस्पायर्ड हो गया कि उसको वो ये सारी लाइंस बोल रहा है। ठीक है, अब इसाबेला में भी एक पॉट की कहानी है। ये एक लव स्टोरी है कि एक जो इसाबेला है वो लॉरेंजो से प्यार करती है, उसके जो फैमिली वाले हैं वो उसका मर्डर करवा देते हैं। फिर लॉरेंजो जो है इसाबेला के सपने में आता है, फिर उसको कुछ पॉट के बारे में बताता है, कुछ इस तरीके से उसका प्लॉट है। ठीक है, तो इसमें भी पॉट का जिक्र है इसाबेला में भी। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगेन ये लाइंस जो है ओड ऑन अग्रेशन ऑन से हैं। इसके पहले भी एक क्वेश्चन हमको मिला है जो कि ओड ऑन अग्रेशन ऑन है। मतलब पीजीटी वाले पेपर में आपको दो क्वेश्चन मिल गया ओड ऑन अग्रेशन ऑन से, और एक क्वेश्चन था आपको टीजीटी वाले पेपर में। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि पेपर्स कितने सिमिलर हैं, टीजीटी वाले और पीजीटी वाले। और जो पीजीटी वाले जो पेपर है, शायद सबको लगा होगा कि ये ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि ये पीजीटी लेवल है, बट ये ऐसा है नहीं। ऐसा फील हो रहा है जैसे कि पीजीटी वाला पेपर ही ज्यादा आसान है, ज्यादा बेसिक क्वेश्चंस यहीं पर पूछे गए, है ना। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे, काफी ही आसान था ये। इसाबेला का थोड़ा पढ़ लेते हैं कि Isabella or the Pot of Basil is a narrative poem by John Keats adapted from a story of Boccaccio's Decameron. It tells the tale of a young woman whose family intend to marry her to some high noble and his olive trees, but who falls for Lorenzo, one of her brother's employees. When the brothers learn of this, they murder Lorenzo and bury his body. His ghost informs Isabella in a dream. She exhumes the body and buries the head in a pot of basil, which she tends obsessively while pining away. मतलब वो बहुत एकदम वीक, कमजोर होती जाती है। ठीक है, तो इसमें भी क्योंकि पॉट का जिक्र था और वहां भी कलश का जिक्र है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा हो सकता है, तो आपको चीजें क्लियर रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। So fill in the appropriate model auxiliaries in the following sentences. He dash working since 9 o'clock in the morning. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही कैसा है, सिंगुलर है। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, वर्ब लेंगे सिंगुलर। बेसिक तो यही होता है, अब किसी भी इंग्लिश सेंटेंस पे आ जाओ। ठीक है, मॉडल से पूछा गया, किसी से भी पूछा गया, आपको सब्जेक्ट मिल गया, आपको वर्ब ढूंढना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हैव प्लूरल है, नहीं होगा, पहले ही चला गया ये। हैज सिंगुलर है, हो सकता है। वुड हो सकता है, शुड हो सकता है, क्योंकि वुड और शुड दोनों ही मॉडल्स हैं। ठीक है, मॉडल्स चेंज नहीं होते, सब्जेक्ट जैसा भी हो। ही, शी, इट, दे, राम, मोहन, गंगा, सबके साथ क्या आएगा,
मॉडल सेम ही होगा, वुड ही लगेगा, शुड ही लगेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, था अभी तक हम एक ही एलिमिनेट कर पाए हैं। अब सेंटेंस को पढ़ते हैं। ही वर्किंग सिंस 9 o'clock in the morning। ठीक है, और एक मॉडल्स के बारे में एक और चीज है, मॉडल्स के बाद जब भी वर्ब लगेगा, ठीक है, तो वो वर्ब का बेस फॉर्म होता है, बेस फॉर्म। ठीक है, जैसे कि पहला वाला फॉर्म या फिर बोल सकते हो, जैसे कि गो होगा हमेशा गोइंग, गोज, वेंट, गॉन, कुछ नहीं होगा। ठीक है, सिंग होगा हमेशा सैंग, संग, सिंग्स, सिंगिंग, ये सब नहीं होगा। ठीक है, हमेशा पहला वाला होगा। पहला वाला बेसिक फॉर्म हमेशा सेम होता है, कभी कभी डिफरेंट होता है, वो कभी और बताऊंगी, अभी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे आईएनजी फॉर्म में, यहाँ पे अगर वर्क होता तो वुड या शुड दोनों जा सकता था, क्योंकि आईएनजी फॉर्म में वुड भी गया और शुड भी गया। ठीक है, ऑप्शन एक ही बच गया, हैज बीन। एक तो हमने ऐसे कर लिया। दूसरा और कौन सा तरीका है, सिंस और फॉर का यूज कब करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जनरली। ठीक है, तो वो सुबह 9 बजे से काम कर रहा है, तो ये कौन सा टेंस होता है, कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट, है ना, सॉरी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जब हम बताते हैं कि वो उसने कुछ टाइम पहले से काम करना शुरू किया, फिर वो कुछ टाइम पीरियड तक करता रहा। जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours, या मैं 2 घंटे से पढ़ा रही थी, आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 hours, या मैं 2 घंटे से पढ़ाती रहूंगी, आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours। ठीक है, अब फॉर सिंस का डिफरेंस कभी और पढ़ेंगे, सब कुछ एक ही दिन में पढ़ के हम उसको हौच पौच नहीं करेंगे। तो हमको आंसर क्या मिल गया, हैज बीन। ठीक है, दो तरीके से पढ़ लिया हमने, एक तो हमने ग्रामर से छांट लिया, दूसरे हमने टेंस से भी उसको कर लिया। सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The poem The Mask of Anarchy is written by which of the following poets? Options are P.B. Shelley, Alexander Pope, Shakespeare, Andrew Marvell। हम देख रहे हैं कि ये जो पेपर, इसमें काफी क्वेश्चंस रोमांटिक पोएट्स से हैं। जॉन कीट्स पूछा गया है, 2-3 बार तो पूछ ही लिया गया, तो काफी आसान है। रोमांटिक पोएट्री भी काफी नोन है, सबको पता होता, और उसमें भी काफी नोन से आ रहे। कीट्स से पूछा गया, काफी देखो यहाँ भी देखो, काफी प्रोमिनेंट नेम्स हैं, शेली है, पोप है, शेक्सपियर है, सबके बारे में हमें कुछ ना कुछ तो पता है, तो शायद हम एलिमिनेट कर पाएंगे। आते हैं अभी, तो द मास्क ऑफ एनर्की किसने लिखी है? एलेक्जेंडर पोप कौन है पता है? ये कौन थे? ये 18th सेंचुरी का जो सेकेंड हाफ थे, उस समय के ये टावरिंग फिगर थे। इन्हों की उनकी एक बहुत ही फेमस लाइन है, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, है ना, जो हिंदी में जो बोलते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, इन्होंने बोला था। तो ये बहुत ही विची, इंटेलेक्चुअल और सटायरिकल थे। तो इनके ये जो फॉलो करते थे, जॉन ड्राइडन को फॉलो करते थे। उसके पहले जॉन ड्राइडन क्या थे, टावरिंग फिगर थे, और उसके बाद आए एलेक्जेंडर पोप, है ना। शेक्सपियर के बारे में सबको पता है, पेबी शेली का भी पता है कि वो रोमांटिक एरा से थे, जब शेली थे, कीट्स, वर्ड्सवर्थ, कोलेरिज, विलियम ब्लेक, ये सारे लोग थे। एंड्रू मार्वेल कौन थे? एंड्रू मार्वेल थे मेटाफिजिकल पोएट। अब मेटाफिजिक्स से कुछ याद आता है? मेटाफिजिकल पोएट मतलब कब का टाइम? ये जॉन मिल्टन का टाइम है ना। तो ये जॉन मिल्टन के फ्रेंड भी थे, और ये उसी टाइम से थे। ये भी एक मेटाफिजिकल पोएट थे जॉन मिल्टन की तरह। जॉन मिल्टन ने क्या लिखी है? पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन्ड, इनकी बहुत ही फेमस रचना है। तो इसका आंसर क्या है? पीबी शेली, उन्होंने लिखी थी द मास्क ऑफ एनर्की। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अ फेयरवेल टू आर्म्स बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे इज चीफली अ स्टोरी अबाउट डैश इन अ रियलिस्टिक वे। अर्नेस्ट हेमिंगवे के बारे में भी क्वेश्चन था टीजीटी वाले पेपर में। क्या था पेपर कि हमको 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से पूछा गया था कि द सन ऑल्सो राइजेस,
कि शायद स्टोरी दी गई थी आई गेस, और पूछा गया था कि ये स्टोरी किसकी है, तो उसका आंसर क्या था, द सन ऑल्सो राइजेस, है ना। यहाँ क्या पूछा गया है, अ फेयरवेल टू आर्म्स, जो किसने लिखी है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने लिखी है। ये किस चीज की, ये स्टोरी किस बारे में है, चिफली अ स्टोरी अबाउट डैश इन अ रियलिस्टिक वे। तो आर्म्स जो है, आर्म्स का मतलब क्या होता है, वेपन्स, है ना। तो इसमें भी वॉर है, कॉन्स्पिरेसी है, कॉन्फ्लिक्ट है, आर्म्स है, फ्रेंडशिप एंड आर्मी मैन है। तो इस तरीके से तो आप, अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो ये जो स्टोरी है ये है वॉर और लव के बारे में। तो आपका जो आंसर है वो है वॉर एंड लव। इसमें होता क्या है, एक इंजर्ड सोल्जर होता है जिसका नाम फ्रेडरिक होता है, और एक नर्स होती है कैथरीन। इन दोनों की लव स्टोरी है कि जब वो इंजर्ड होता है तो वो उसको देख रेख करती है, तभी वो फिर से उसका बुलावा आ जाता है बैटल के लिए, और फिर वो आता है। लेकिन चाइल्ड बर्थ के दौरान क्या होता है, कैथरीन का बच्चा मर जाता है और कैथरीन भी मर जाती है, ठीक है। तो ये ट्रेजिक लव स्टोरी है, अ फेयरवेल टू आर्म्स, जो कि वॉर और लव के बारे में है, ठीक है। तो इसकी सेटिंग जो है वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे है। नेक्स्ट, fill in the blanks with appropriate subordinating conjunctions to complete the sentences. क्या होते हैं subordinating conjunctions, जो sentence को पूरा करते हैं, ठीक है। तो dash your work you may go home, ठीक है। आप घर जा सकते हो, तुमने अपना काम, कुछ होगा तो आप घर जा सकते हो। Now you have finished your work you may go home. As you have finished your work, you may go home. When you have finished your work, you have go home. Before you have finished your work, you may go home. ऐसा तो कभी कोई नहीं बोलेगा कि before you have finished your work, you go home, और ये ग्रामेटिकली भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। You have finished मतलब आपने काम कर लिया है, तो आपने काम किया ही नहीं तो आप घर कैसे जा सकते हो, ठीक है। ये बिफोर वाला तो सबसे पहले एलिमिनेट हो जाएगा। और सेंटेंस को ऐसे हम नाउ या एज से स्टार्ट नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं सिंस से। सो सिंस यू हैव फिनिश्ड योर वर्क यू मे गो होम, क्योंकि आपने अपना काम कर लिया है तो आप घर जा सकते हो। तो नाउ और एज वाला भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या बच गया हमारे पास, व्हेन यू हैव फिनिश्ड योर वर्क यू मे गो होम, जब आपने अपना काम कर लिया होगा तभी आप घर जा सकते हो। तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है। तो ये कंजंक्शंस बेस्ड था। कंजंक्शंस इतना टफ नहीं है, काफी आसान है, आपको थोड़ा बस सारे कंजंक्शंस का यूसेज और मीनिंग पता होना चाहिए। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस से हो जाएगा, जो आप मेरी क्लासेस के साथ ही आपको क्लियर हो जाएगा, आपको अलग से इसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। Next, which of the following was the first public playhouse built in London in 1576? So, first public प्ले हाउस की बात हो रही है, सबसे पहला कौन सा था, ठीक है। तो ये काफी नोन है, जिन्होंने भी शेक्सपियर पढ़ा है, और शेक्सपियर सबने पढ़ा है, तो उनको पता ही होगा कि जो पहला प्ले हाउस था वो था द थिएटर, ठीक है। उसके बाद आई थी द कर्टन, उसके बाद आई थी द रोज, एंड उसके बाद आई थी द फर्स्ट ग्लोब। और फर्स्ट ग्लोब की भी ट्रेजिक स्टोरी है कि उसमें जब एक शेक्सपियर का प्ले चल रहा था, हेनरी द 7th और 8th, तो क्या हुआ था, उसमें आग लगी थी आई गेस, तो उसको फिर से उसका रिकंस्ट्रक्शन हुआ था, ठीक है। So Britain's first playhouse, the theatre, was built in Finsbury Fields, London, 1576, और उसके अगले ही साल क्या आई थी, द कर्टन आई थी, ठीक है। और उसके 10 साल बाद आई थी द रोज। उसके बाद द ग्लोब को बनाया गया था 1599 में, ठीक है। कैसे बनाया गया था कि द थिएटर की रीयूज्ड टिम्बर से उसको बनाया गया था। फिर क्या हुआ, द फर्स्ट ग्लोब वाज बर्न डाउन इन 1613 व्हेन इट्स thatch caught fire during a performance of Shakespeare and Fletcher's Henry the VIII.
The second globe was built on the foundations of the first but given a tiled roof. ठीक है, तो उसको दोबारा कंस्ट्रक्ट कराया गया था. नेक्स्ट, the child is the father of the man is a quote from a poem by which of the following poets. ठीक है, एक पोएम में ये कोट है और ये किस पोइट की है? जोफ्रे चौसर, विलियम वर्ड्सवर्थ, सिल्विया पाथ और रॉबर्ट ब्राउनिंग. सो चौसर के बारे में सबको पता होगा, ये कौन थे? फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, है ना, शुरुआत यहीं से हुई थी. ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ. इनकी ही ये लाइन थी, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन. थोड़ा सा देख लेते हैं. चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन इज एन इडियम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पोम माय हार्ट लीप्स अप. ठीक है, ये जो पोम है वहीं से, यहीं पे उसकी लाइन है, by William Wordsworth. There are many different interpretations of the phrase, the most popular of which is that the man is the product of the habits and behavior developed in youth. ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन का सबने अलग अलग बताया है, लेकिन जो सबसे प्रोमिनेंट है वो कौन सा है कि जो इंसान जो है अपने यूथ में जो उसने हैबिट्स और बिहेवियर डेवलप्ड की होती है वो वही होता है. ठीक है, सिल्विया पाथ कौन है? ही वाज एन अमेरिकन पोएट, नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. अब ना रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में इंपॉर्टेंट चीज क्या है जानने वाली? कि वो अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए बहुत जाने जाते हैं, और वो कब से हैं? वो विक्टोरियन एरा से. He was noted for irony, characterization, dark humor, social commentary, historical settings, and challenging vocabulary and syntax. ठीक है. Next, Uriah Heep, one of the major antagonists in the novel David Copperfield, was created by. Antagonist क्या होता है? Villain, है ना, villain. और इसका जो ऑपोजिट होता है वो प्रोटैगनिस्ट, जो मतलब जो हीरो होता है या जो मेन लीड होता है. ठीक है, तो डेविड कॉपरफील्ड ये किसने लिखी है? और उसमें ही ये कैरेक्टर आपको हिंट दे दिया गया है कि डेविड कॉपरफील्ड में एक कैरेक्टर था यूरिया हीप, जो कि नेगेटिव रोल में था. और वो नॉवेल कौन सी थी? डेविड कॉपरफील्ड. तो ये किसने लिखी है? ठीक है, काफी पॉपुलर है, प्रोमिनेंट है, सबको पता होगा कि ये चार्ल्स डिकेंस ने लिखी है. ये कब के थे? ये भी विक्टोरियन एज के थे. इन्होंने हार्ड टाइम्स, ओलिवर ट्विस्ट, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जैसे नॉवेल्स लिखे, और इन्होंने बहुत सोशल इश्यूज, एक्सप्लॉयटेशन, बच्चों के प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें डिस्कस करी हैं. ठीक है, रडयार्ड किपलिंग की एक जो जंगल बुक थी, इसके लिए हम इनको बहुत जानते हैं. नेक्स्ट, जॉर्ज ऑरवेल का नाम भी आप लोगों ने बहुत सुना होगा. He was an English novelist, essayist, journalist and critic. He was characterized by lucid prose and social criticism. ठीक है, इनकी जो एनिमल फार्म है वो काफी पॉपुलर है. डोरिस लेसिंग वॉज अ ब्रिटिश नॉवेलिस्ट. ठीक है, उनके बारे में बहुत कुछ चीजें, उनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत प्रोमिनेंट नहीं है. ठीक है, तो जो भी प्रोमिनेंट होता है, पॉपुलर है, आपको क्वेश्चंस वहीं से मिल रहे हैं, तो आपको इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है. आप थोड़ा थोड़ा भी देखते जाओगे हर एज से, सबका थोड़ा थोड़ा, तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा. Now come to the next question. Like a high-born maiden in a palace tower, soothing her love-laden soul in a secret tower, with music sweet as love which overflows her bower. These lines describe. ये लाइन किसको डिस्क्राइब कर रही है? स्काईलार्क को, मून को, गॉड को और सन को. किसके लिए बोला जा रहा है ये? एक तो मेडन हम किसके लिए यूज करते हैं? अगर थोड़ा सा लॉजिकली हम जाए तो मेडन हम गर्ल के लिए यूज करते हैं, है ना. तो सन को तो हम गर्ल लेते नहीं है, उसको तो हमने फेमिनिन माना नहीं है, है ना, तो सन तो नहीं होगा. ठीक है,
गॉड, गॉडेस भी हो गया, गॉडेस भी फेमिनिन नहीं हुआ, मस्कुलिन हो गया तो गॉड भी नहीं होगा। ये हमने लॉजिकली कर लिया जब हमको कुछ भी आइडिया नहीं है इसका। ठीक है, अमून जो है फेमिनिन है। स्काई लार्क क्या है? स्काई लार्क भी एक बर्ड है, जैसे कि नाइटिंगेल है। तो जॉन किट्स ने क्या लिखा था? ओड टू नाइटिंगेल। वैसे ही पीबी शेली ने लिखा है टू द स्काई लार्क। ठीक है, तो ये पीबी शेली ने लिखा है टू द स्काई लार्क। तो ये जो लाइंस है टू द स्काई लार्क सही है, और ये स्काई लार्क के बारे में है। ठीक है, तो इस लाइंस में किसकी बात हो रही है? ये मेडन कौन है? ये वो जो बर्ड है, कौन सी बर्ड? स्काई लार्क। ठीक है, हर मेडन, ये सारी चीजें क्या बता रही है कि वो एक फीमेल है। बावा मतलब क्या होता है? ट्रीज का जो शेड है उसको हम बोलते हैं बावा। ठीक है, आई गेस इजी था थोड़ा सा, आप इसको लॉजिकली भी कर पा रहे थे, ये काफी आसान था। It was Thomas Wyatt and Henry Howard who introduced dash to England in the first half of the 16th century. Oh my God, very very easy question. अब इससे आसान आपको क्या चाहिए? इससे आसान क्वेश्चन I don't think इससे आसान क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। तो आपके पास ऑप्शंस की है, तो बिना ऑप्शन के आप बता सकते हो। ऑप्शंस फिर भी देख लो, एलेजीज, एपिक्स, बैलेट्स और सोनेट्स। तो इसका आंसर क्या होगा? सोनेट्स, है ना। आपने ग्रेजुएशन में ही पढ़ा होगा इस चीज को, फर्स्ट ईयर में ही होगा शायद, कि हेनरी हॉवर्ड और थॉमस व्याट ने क्या किया था? सोनेट्स को इंट्रोड्यूस कराया था। तो सोनेट्स कितने तरह के थे? दो तरह के। कौन कौन से? पेट्रार्चन और शेक्सपियरिन। ठीक है, सोनेट्स होता क्या है? 14 लाइन्स की एक कविता होती है, पोम होती है। तो पेट्रार्चन में क्या होता था कि एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट होता था, है ना। पहले 8 लाइंस और फिर 6 लाइंस होती थी। शेक्सपियरियन में क्या होता था? 3 क्वार्ट्रेन्स और फिर एक कपलेट होता था, और उसका राइमिंग स्कीम क्या होती थी? ए बी सी डी ई एफ एन जी। ठीक है, ये डिफरेंस होता था। तो ये इंट्रोड्यूस किसने कराया था? थॉमस व्याट और हेनरी हॉवर्ड ने। वेरी वेरी इजी। Now come to next question. Charles Dickens narrates incidents about treatment of children in the 19th century of orphans, women and exploitation with an autobiographical touch in the following novels. Again Charles Dickens पे question है, मैंने अभी बताया था ये सारे जो उनके novels हैं। आप देख रहे हो क्वेश्चन, मतलब ओड ऑन अग्रेशन, ऑन से 2 आ गए, फिर चार्ल्स डिकेंस से 2 आ गए, है ना। तो मैंने ये भी डिस्कस किया कि वो हमेशा एक्सप्लॉयटेशन पे लिखते थे, ऑर्फन्स, वुमेन्स, ये सब पे लिखते थे, सोशल इश्यूज पे लिखते थे, है ना। तो इन सारे नॉवेल्स में ही कहीं ना कहीं इन सब का जिक्र है। तो अभी आप ये कैसे करोगे? और अगेन इसका आंसर वही है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही जो था, क्या था कि ये डेविड कॉपरफील्ड है। इसी नॉवेल की बात फिर से हो रही है। ठीक है, अलग इसमें क्या है? ऑटोबायोग्राफिकल। जब भी ये लिखा होगा तो आप डेविड कॉपरफील्ड ही करोगे। ठीक है, तो हार्ड टाइम्स की प्लॉट क्या है? The novel begins with Mr. Thomas Gradgrind sternly lecturing a room full of school children on the importance of facts. He believes that facts and not imagination or emotion are the key to good education. ठीक है, वो facts में believe करते हैं, ना कि imagination और emotion में। ठीक है, he educates all the children of the school and his own children. Next पे आते हैं। Great Expectation is the 13th novel by Charles Dickens and his penultimate completed novel. It depicts the education of an orphan. ठीक है, अगेन ये orphan के ऊपर है। After David Copperfield, इसके बाद इन्होंने लिखी थी क्या? Great Expectation. Next, Oliver Twist. The story begins in a Victorian workhouse. Oliver Twist is a young orphan. His life is in the workhouse is lonely and sad. तो अगेन सबकी जो स्टोरी, जो प्लॉट लाइन है, काफी सिमिलर है कि वो ऑर्फन्स को लेकर है, उनके प्रॉब्लम्स को लेकर है, एजुकेशन को लेकर है। ठीक है, सोशल रियलिटीज को लेकर है। नेक्स्ट,
Again, alone, alone, all alone, alone on a wide, wide sea, and never saint took pity on my soul in agony. These famous lines by Coleridge are from his poem Dash. Very, very easy. अब इससे भी आसान क्या चाहिए? सबको पता है ये स्कूल टाइम से. एक पहले भी इस पे क्वेश्चन था टीजीटी वाले पेपर में, है ना, जो द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर से था, वाटर 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 एवरीवेयर, वो वाली लाइन है ना. सो अलोन अलोन अलोन. इस प्लॉट में क्या होता है, जो क्रू होता है, जो वो शिप पे जो वो जाते रहते हैं, उनकी जो वॉयज होती है, तो सारे जो लोग हैं वो मर जाते हैं क्योंकि उनके पास खाना नहीं है, पानी नहीं है, सब मर जाते हैं. वो अकेला होता है और उसके गले में क्या होता है, वो जो पंछी है अल्बाट्रोस, वो टंगा होता है. तो वही वो बोलता रहता है कि वो बिल्कुल अकेला है, ये तभी की लाइन है ना. तो इसका आंसर क्या है, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर. और ये चारों ही जो पोएम है वो एस.टी. कॉलरिज की ही है. ठीक है, उनकी जो अच्छी अच्छी जो उनके प्रोमिनेंट वर्क्स हैं वही सारे हैं, ये सारे कुबला खान, क्रिस्टेबल, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट. ठीक है, तो he is surrounded by dead bodies and the ocean and feels quite sorry for himself. He tries to pray but he is unable to. The bodies around him don't decay and time passes. Finally, he is able to pray at the end of this section and the albatross falls off his neck and into the ocean. ठीक है, ऐसा होता है. Now come to the next question. Hedda Gabler Testman, a female character in Hedda Gabler, a drama on social criticism, was penned by. तो किसने लिखा था हेडा गेबलर, जिसमें एक फीमेल कैरेक्टर होती है, कौन सा, हेडा गेबलर टेस्मैन. ठीक है, तो ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है हेनरिक इब्सन ने. अब देखो इसमें एक क्या ऑप्शन है, विलियम फॉकनर. विलियम फॉकनर पे भी एक क्वेश्चन था टीजीटी वाले पेपर में. क्या क्वेश्चन था याद है, कि उन्होंने, उनका एक फिक्शनल प्लेस है मिसिसिपी में, एक काउंटी है जिसपे वो नॉवेल्स की सीरीज लिखते हैं, है ना. ये क्वेश्चन आया हुआ था और उसमें कंफ्यूज करने के लिए एक और ऑप्शन दिया हुआ था जिनका कल्चरल रूट भी कहाँ था, मिसिसिपी में था. ठीक है, तो आपको सब कुछ साथ में लेकर चलना है. तो Henrik Ibsen was a Norwegian playwright and theatre director. As one of the founders of modernism in theatre, Ibsen is often referred to as the father of realism and one of the most influential playwrights of his time. His major works include Brand, Peer Gynt, and Enemy of the People, Emperor and Galleon. A Doll's House, very, very important. A Doll's House was the world's most performed play in 2006. ठीक है, A Doll's House इनकी बहुत ही prominent work है. William Faulkner was an American writer known for his novels and short stories set in the fictional Yoknapatawpah County based on Lafayette County, Mississippi, where Faulkner spent most of his life. ठीक है, ये था, और ये सदर्न लिटरेचर के ग्रेटेस्ट राइटर थे. Emily Dickinson was an American poet, little known during her life. She has since been regarded as one of the most important figures of American poetry. James Fenimore Cooper और जेम्स कूपर, जिनको हम पॉपुलरली जानते हैं जेम्स कूपर के नाम से, was an American writer of the first half of the 19th century whose historical romances depicting colonist and indigenous characters from the 17th to the 19th centuries brought him fame and fortune. इंडिजिनस मतलब देसी, लोकल. ठीक है, तो ये सारे कौन थे, ये सारे ही अमेरिकन राइटर्स थे. नेक्स्ट, I like to play dash. A football, the football, footballs, football. इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा आपको इजी करके देती हूँ. मान लो यहाँ क्रिकेट की बात हो रही थी, ठीक है, और लिखा होता अ बैट, दूसरा ऑप्शन द बैट, तीसरा ऑप्शन बैट्स और चौथा ऑप्शन क्रिकेट. सब क्या डालते हैं, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट,
है ना, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। क्या आप ये बोलते हैं कि मुझे एक बैट खेलना पसंद है, मुझे वही बैट खेलना पसंद है, मुझे बहुत सारा बैट खेलना पसंद है? नहीं, आप नहीं बोलते ना। अगेन फिर ये ए और द का रूल आ गया है कि ए एंड कब लगाते हैं? जब कुछ आम होता है ना। द कब लगाते हैं? जब कुछ खास होता है, स्पेशल, है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि जो गेम का नाम है, जो खेल का नाम है वो फुटबॉल है, और जिस वस्तु से, जिस चीज से हम खेलते हैं उसको भी हम फुटबॉल ही खेलते हैं, है ना। मैं फुटबॉल से फुटबॉल खेल रहा हूँ। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, लेकिन अगर यहीं पे क्रिकेट की बात करें तो कितना आसान हो जाएगा। मैं अपने बैट से क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे खेलने की जो वस्तु है वो बैट है, और जो खेल का नाम है वो क्रिकेट है, अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हुआ। तो फुटबॉल का मतलब एक फुटबॉल, मतलब फुटबॉल वस्तु की बात हो रही है। हमें यहाँ पे गेम का नाम लिखना है ना, चीज का नाम नहीं, थिंग का नाम नहीं, नॉट थिंग बट वी हैव टू मेंशन द गेम, ठीक है। तो फुटबॉल, फुटबॉल यहाँ पे क्या हो गया? थिंग हो गया। I like to play the football. वो वाला फुटबॉल मुझे खेलना है, ठीक है। अगेन ये यहाँ पे थिंग का नाम है। मुझे अगेन I like to play footballs, मुझे गेंदे खेलनी है, अगेन ये थिंग का नाम हो गया। I like to play football, यहाँ का जो फुटबॉल है वो गेम का नाम है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ वन, I like to play फुटबॉल, ना कि फुटबॉल, ना कि द फुटबॉल, ना कि फुटबॉल, ठीक है, आसान था। So the last question for today's class is the flood affected people dash residences and farmlands by the authorities before evacuation, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? द फ्लड अफेक्टेड पीपल, लोग मतलब प्लूरल, ठीक है। तो अब हमको सब्जेक्ट मिल गया, अब हमको चाहिए वर्ब। वर्ब भी कैसा होना चाहिए? प्लूरल। आ जाते हैं, हैव प्लूरल है, हो सकता है, वर्ब प्लूरल है, हो सकता है, आर प्लूरल है, हो सकता है, विल सब में सेम होता है, तो हो सकता है। अब हम वर्ब से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब सेंटेंस को पढ़ते हैं। The flood affected people dash residences and farmlands by the authorities before evacuation. Evacuation के पहले, ठीक है, मतलब खाली करवाने के पहले जो फ्लड से, बाढ़ से पीड़ित लोगों को घर और खेत दे दिए गए थे, यह प्रॉमिस कर दिए गए थे, है ना। बिफोर मतलब पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। बाढ़ आई फिर खाली कराया गया, उसके पहले बाढ़ आई, उनको प्रॉमिस किया गया, उसके बाद खाली कराया गया। तो खाली कराने के पहले उनको प्रॉमिस किया गया है, तो प्रॉमिस करने वाला काम पहले हुआ, तो उसका मतलब वो पास्ट हुआ, है ना। पास्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं? वर। तो आंसर क्या हो जाएगा? वर प्रॉमिस। द फ्लड अफेक्टेड पीपल वर were promised residences and farmlands by the authorities before evacuation, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। थोड़ा मैं रायता साफ कर लूं और थोड़ा मैं खुद को एम्पलीफाई कर लूं। सो आई गेस आपको क्लासेस समझ आ रही हैं, और आपको आपका क्लियर हो रहा है लिटरेचर, ग्रामर, राइटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ, और आपके वोकैब्स भी का भी जो बैंक है वो बढ़ता जा रहा है। सो वीडियोस को ऐसे ही देखते रहो, लाइक करते रहो, लेकिन छुप छुप के मत देखो, सब्सक्राइब करके देखो। तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अभी काफी रात हो गई है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।